अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब पे क्लिक करिए और बेल आइकन दबाना कभी ना भूलें, क्योंकि इससे आपको मेरी नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं दोस्तों प्रोटो ऑन्कोजीन। दोस्तों प्रोटो ऑन्कोजीन और ऑन्कोजीन के इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपसे बात करूंगा प्रोटो ऑन्कोजीन का नेचर, ऑन्कोजीन क्या डिफरेंसेस होते हैं दोनों के बीच में, और कुछ एग्जांपल अपने प्रोटो ऑन्कोजीन या फिर ऑन्कोजीन के बारे में और उनके रोल के बारे में भी इसमें हम मेंशन करेंगे दोस्तों। और आगे जब आप अभी वीडियो को देखेंगे तो उसमें थोड़े मोड़े एनिमेशंस आपको दिखाई देंगे, तो बोरिंग नहीं लगेगा। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको प्रोटो ऑन्कोजीन और ऑन्कोजीन का टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों प्रोटो ऑन्कोजीन के बारे में। अब पहले समझाता हूँ कि आखिर प्रोटो ऑन्कोजीन क्या होते हैं। उसको अगर मैं दोस्तों एक सिंपल माध्यम से समझाऊँ तो देखिए, मान के चलिए कि एक घर में दो बच्चे रहते हैं। एक बच्चा जो है वो पूरी तरीके से बुरी आदतों से दूर है, मतलब कि उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी गंदी आदत बिल्कुल भी नहीं है, तो पेरेंट्स उस पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन एक बच्चा ऐसा होता है जो कि काम का तो है, बहुत ही ज़्यादा काम करता है, कमाई वमाई भी करता है, लेकिन दिक्कत इस चीज़ की है कि उसके अंदर एक बुरी आदत मौजूद है, जो कि गलत समय आने पे वो बुरी आदत उस पर हावी भी हो सकती है। तो दोस्तों प्रोटो ऑन्कोजीन कुछ इसी तरीके की नेचर वाली जीन होती हैं, जो कि काम के तो बहुत होते हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ बुरी आदतें होते हैं जिनसे इनके बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। यही जाकर के आगे कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन्कोजीन में, जब इनके फंक्शन जो होते हैं दोस्तों वो डिसफंक्शन हो जाते हैं या फिर एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो आप मेरी बात समझ ही रहे होंगे कि किस तरीके से जो प्रोटो ऑन्कोजीन है वो कन्वर्ट होता है ऑन्कोजीन में। बुरी लत ऑलरेडी इसमें मौजूद होती है, लेकिन दोस्तों अगर उसमें हमने क्या कर दिया कि उसके नॉर्मल फंक्शन को डिसनॉर्मल कर दिया, या फिर इसके डीएनए में कुछ चेंज कर दिया, या फिर किसी तरीके का म्यूटेशन कर दिया, तो या किसी तरीके का ट्रांसलोकेशन कर दिया, पोजीशन चेंज कर दी, तो उस कंडीशन में दोस्तों जो हमारा प्रोटो ऑन्कोजीन है ये कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों ऑन्कोजीन में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने जो लिखा हुआ है दोस्तों, वो लिखा हुआ है द जीन दैट इन्वॉल्व इन कैंसर कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, दैट्स अ प्रोटो ऑन्कोजीन। प्रोटीन इनकोडेड बाय प्रोटो ऑन्कोजीन में फंक्शन एज ग्रोथ फैक्टर और देयर रिसेप्टर्स। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा प्रोटीन होता है, प्रोटीन इनकोडेड बाय प्रोटो ऑन्कोजीन, कोई भी प्रोटीन जो होता है दोस्तों वो तब काम करता है जब वहाँ पे प्रोटो ऑन्कोजीन उसको या तो सिग्नल्स प्रोवाइड करता है या फिर किसी तरीके के ग्रोथ फैक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, सेल साइकिल्स को ऑपरेट करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को जब ये प्रोटो ऑन्कोजीन करता है तो वो हमारे सेल एक कंट्रोल्ड सिस्टम के थ्रू करता है, मतलब कि जब ज़रूरत है तो फंक्शन किया, नहीं ज़रूरत है तो फंक्शन नहीं किया। मतलब जब एक कंट्रोल्ड सिस्टम करता है तो वो हमारे सेल के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। लेकिन अगर दोस्तों उसमें म्यूटेशन हुआ तो वो गलत रास्ते की तरफ जा सकता है। प्रोटो ऑन्कोजीन प्रोडक्ट रेगुलेट द सेल ग्रोथ। प्रोटो ऑन्कोजीन का जो प्रोडक्ट होता है, जो मतलब इसके ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो प्रोटीन बनती है, वो बेसिकली क्या काम करती है, वो सेल ग्रोथ का काम करती है, डिवीज़न का काम करती है, सेल के डिफ्रेंशिएशन को प्रिवेंट करती है और एपोप्टोसिस को रेगुलेट करती है। अब यहाँ पे एक जो नया वर्ड है दोस्तों, एपोप्टोसिस, नहीं जानते हो तो प्रीवियस वीडियो जा करके देखो, पता चलेगा कि आखिर एपोप्टोसिस क्या होती है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों प्रोटो ऑन्कोजीन के और फंक्शन के बारे में। एग्जाम्पल ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन इज हर्टूजीन। ये एक ऐसी जीन है दोस्तों जो कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं हर्टूजीन। ये एक तरीके की ह्यूमन जीन है दोस्तों, जो कि हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में लिया है। द जीन कोड फॉर अ ट्रांसमेम्ब्रेन टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। कौन सी है? दिस जीन कोड फॉर अ ट्रांसमेम्ब्रेन टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर कॉल्ड ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स। तो ये एक रिसेप्टर की तरह ही काम करते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जो हर्टूजीन है ये एक रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। दिस प्रोटीन रिसेप्टर इज इन्वॉल्व इन द ग्रोथ रिपेयर। इसका काम होता है ग्रोथ रिपेयर में, इसका काम होता है सेल डिवीज़न में, काम होता है इन द ब्रेस्ट। अगर दोस्तों अब देखिए यहीं पे इसके फंक्शंस को मैं बता दे रहा हूँ। अब ये जो फंक्शन करते हैं, अगर उस फंक्शन से, जैसे मान लीजिए ग्रोथ रिपेयर के लिए एक अलग प्रोटीन बना रहे हैं और किसी काम के लिए एक अलग प्रोटीन बना रहे हैं, ठीक है, राइट, समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? तो ये जिस तरीके की प्रोटीन बनाते हैं, अगर उस तरीके की प्रोटीन में किसी तरह का म्यूटेशन होता है या फिर इसमें किसी ऐसी तरह का म्यूटेशन होता है जो उस प्रोटीन में डिफरेंट टाइप का म्यूटेशन करे, तो रोल भी क्या होता है दोस्तों, अलग अलग हो जाता है। इसीलिए कैंसर के जो टाइप्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों WNT है, मिक है, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं।
मिक तो मुझे अभी आपको बताना है, MYC जो कि एग्जाम्पल में मैंने लिया हुआ है, फॉस है, जंग है, RTK है, रासमैप काइनेज है। तो ये बहुत सारे हमारे प्रोटोऑन्कोजीन है एग्जाम्पल के रूप में जो कि मुझे आपको बताने। तो प्रोटोऑन्कोजीन हार्मफुल नहीं है, प्रोटोऑन्कोजीन यूज़फुल हैं जब तक वो यूज़फुल हैं, लेकिन अगर उसमें किसी भी तरीके से म्यूटेशन करोगे तो वो डेंजरस हो जाएंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन होने का मतलब है कैंसर फॉर्म होगा। प्रोडक्ट ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन्स आर, यहाँ पे देखिए, प्रोडक्ट ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन्स आर इसेंशियल, एक सेकेंड, ओके। प्रोडक्ट ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन्स आर इसेंशियल फॉर सेल सर्वाइवल। जो प्रोटोऑन्कोजीन का जो प्रोडक्ट होता है वो सेल के सर्वाइवल एंड ग्रोथ रेट। म्यूटेशन इन प्रोटोऑन्कोजीन, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। म्यूटेशन इन प्रोटोऑन्कोजीन कन्वर्ट प्रोटोऑन्कोजीन इनटू कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव सेल्युलर ऑन्कोजीन, ठीक है, एक्टिव सेल्युलर ऑन्कोजीन दैट आर इन्वॉल्व इन ट्यूमर डेवलपमेंट। ये किस में इन्वॉल्व होंगे? ट्यूमर डेवलपमेंट में हमारे इन्वॉल्व होंगे। कौन? ऑन्कोजीन। किससे बने? प्रोटोऑन्कोजीन से, मतलब म्यूटेशन हुआ प्रोटोऑन्कोजीन में, दैट्स कन्वर्टेड इनटू ऑन्कोजीन। यही चीज़ दोस्तों यहाँ पे आपको समझानी थी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया है कि जैसे ही लिखा हुआ है प्रोटोऑन्कोजीन कन्वर्ट इनटू ऑन्कोजीन बाय फॉलोइंग टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, मतलब कि बहुत तरीके के ऐसे म्यूटेशंस हैं जो कि प्रोटोऑन्कोजीन को कन्वर्ट कर सकते हैं ऑन्कोजीन में। द फर्स्ट वन इज पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन जो होता है दोस्तों, आपको पता है कि किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन किसी एक जगह पे होता है, वहाँ पे अलग अलग तरह से हो सकते हैं, या तो वहाँ का वो जो सीक्वेंस होता है वो डिलीट हो जाए, या फिर वहाँ पे कोई नया सीक्वेंस इंसर्ट हो जाए, तो दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। ये सभी आप लोग जानते हो। दैट गिव राइज टू ओवर एक्टिव जीन प्रोडक्ट। दिस म्यूटेशन ऑल्सो लीड्स टू एन इंक्रीज इन ट्रांसक्रिप्शन रेट। ये क्या करते हैं? हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन रेट होता है उसको क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। मतलब कि अगर ट्रांसक्रिप्शन रेट को इंक्रीज कर देंगे तो जो सेल है हमारी, जो प्रॉपरली हमारी जो सेल है वो मैच्योर नहीं होगी, डेवलप नहीं होगी, और यह कह सकते हो कि ट्रांसक्रिप्शन रेट बढ़ जाने से सेल का जो पूरा का पूरा जो मेटाबॉलिज्म है वो चेंज हो जाएगा। तो ये कब होगा दोस्तों? जब हमें म्यूटेशन देखने को मिलेगा। ट्रांसक्रिप्शन रेट तेज होगा तो नंबर्स ऑफ सेल्स भी तेजी से साथ ग्रो करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है म्यूटेशन में, जब म्यूटेशन होता है तो। दराज जीन, जिसके बारे में मुझे भी बताना है, दराज जीन ऑफ विच देयर आर 3 इन ह्यूमन जीनोम। जो राज जीन दोस्तों, वो जनरली हमारे 3 राज जीन जो होते दोस्तों वो हमें देखने को मिलते हैं ह्यूमन जीनोम के अंदर, HRAS, KRAS, NRAS, ठीक है। वेयर डिस्कवर्ड इनिशियली इन ट्रांसफॉर्मिंग रेट्रोवायरस। इसको सबसे पहले जब हमने वायरस को ट्रांसफॉर्म किया था तो उस समय इसको क्या किया गया था? डिस्कवर किया गया था। द सिंगल मोस्ट कॉमन एबनॉर्मेलिटी ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन इन ह्यूमन ट्यूमर इन पॉइंट म्यूटेशन ऑफ रास फैमिली जीन। जो सबसे ज़्यादा इसमें दोस्तों हमें सिंगल मोस्ट कॉमन एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलता है वो इसी जीन के अंदर पॉइंट म्यूटेशन से होने से मिलता है। मतलब अगर जो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, रास फैमिली की जितनी भी जीन है, अगर उसमें पॉइंट म्यूटेशन होता है तो हमें उसमें एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलती हैं। For example, a change in ROS oncogene include HRAS, KRAS and NRAS. This proto-oncogene code for signal transduction. ठीक है, ध्यान सुनिएगा। This proto-oncogene कोड फॉर सिग्नल ट्रांसडक्शन। ये जो प्रोटोऑन्कोजीन होता है इनको हम लोग किसके लिए ये जो कोड करते हैं, किसको? सिग्नल ट्रांसडक्शन को कोड करते हैं। दिस प्रोटोऑन्कोजीन कोड फॉर सिग्नल ट्रांसडक्शन, ठीक। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो हमारी रास होती है स्पेशली वो बाइंड करती है। यहाँ पे दोस्तों एक एक्टिविटीज़ होती है GTP एक्टिविटीज़ और GDP एक्टिविटीज़। मतलब कि रास फैमिली के साथ में तब वो एक्टिवेट होगा, ठीक है। जो हमारा रास तब एक्टिवेट होगा जब उसके साथ में क्या बाइंड करेगी? GTP आकर के बाइंड करेगी, जिसको अभी आगे मैंने डायग्राम में मेंशन किया है। लेकिन दोस्तों क्या होगा कि जब वो एक्टिव होगी, जिस समय वो एक्टिव होगी तब तक मान लो सेल डिवीजन कर रही है, सेल ग्रोथ कर रही है। लेकिन अगर वो दोस्तों किसी कारणवश, उसके बाद क्या होता है, जब तक सेल की डिवीजन की हमको ज़रूरत है तब तक तो सेल डिवाइड करेगी, तब तक रास अपना काम करेगी, लेकिन उसके बाद उसको क्या हो जाना है? अलग हो जाना है। मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से अलग हो जाना है, उसको अब काम नहीं करना है आगे, उसको प्रोटीन नहीं बनानी है आगे। तो तब तो वो नॉर्मल फंक्शन है कि वो प्रोटीन अपना काम करेगा, उसके बाद प्रोटीन वो नहीं बनाएगा, ये एक नॉर्मल फंक्शन है। लेकिन ऐसा हो जाए कि जो प्रोटीन नहीं बनाने वाली प्रोसेस वो क्या हो जाए? खत्म हो जाए,
तो लगातार प्रोटीन क्या होती रहेगी, बनती रहेगी, और लगातार प्रोटीन बनती रहेगी तो अगर वो सेल डिवीजन की है तो सेल लगातार डिवाइड होती रहेगी, और लगातार अगर सेल डिवाइड करेगी तो वो क्या हो जाएगी, फिर वो कैंसरस हो जाएगी, ट्यूमर हो जाएगी, या फिर अगर उसके जीन या उसके डीएनए में किसी तरीके का प्रॉब्लम आ गया है तो वो भी लगातार क्या करती रहेगी, डिवाइड करती रहेगी। तो यही है यहाँ पे जीटीपेज एक्टिविटी जो होती है दोस्तों, वो क्या होती है, वहाँ पे म्यूटेट हो जाती है, मतलब कि वहाँ पे म्यूटेशन देखने को मिलता है इनके जीटीपेज एक्टिविटीज़ के अंदर। अब आइए डिस्कस करते हैं इसको कि क्या चीज़ें उस समय होती है। तो यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा कि आखिर इस डायग्राम में क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमें जी प्रोटीन देखने को मिल रहा है, जो कि हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने इसको ऐसे ही मेंशन कर दिया है। यहाँ पे इसकी हमने 3 सब यूनिट्स रखी हुई है, आप देख रहे हैं, जी अल्फा, जी बीटा, जी गामा, और यहाँ पे दोस्तों हमारी क्या है, जीडीपी है। क्या है, जीडीपी। जब तक इसके साथ में जीडीपी बाइंड है तब तक व्हेन रास इज बाउंडेड विद जीडीपी इट इज इनएक्टिव। जब तक रास जो है दोस्तों वो जीडीपी के साथ में बाउंड होता है, ठीक है, तब तक क्या होता है, वो इनएक्टिव होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। व्हेन रास इज बाउंडेड विद जीडीपी इट इज इनएक्टिव। बट जैसे ही दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे हमें जीटीपी देखने को मिलता है, जीटीपी एक्टिविटी देखने को मिलता है, तो इसके लिए एक फैक्टर काम करता है जो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, ठीक है। ये फैक्टर यहाँ पे काम करता है टर्न ऑन सिग्नलिंग बाय कैटलाइजिंग। यहाँ पे क्या करता है, इस ये जो जीटीपी है इसको रिप्लेस करता है जीडीपी को, और ये क्या हो जाता है, पूरा का पूरा जो फैक्टर है वो क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, और इसके साथ आकर के सिग्नल मॉलिक्यूल्स बाइंड भी कर जाता है। तो ये यहाँ पे आपने देखा क्या क्या किया मैंने, सबसे पहले यहाँ पे ये हुआ कि व्हेन रास इज बाउंडेड विद जीटीपी इट इज इनएक्टिव, मतलब इसका फंक्शन नहीं होना है, ये प्रोटीन नहीं बनाएगी। लेकिन जब तक ये एक्टिव नहीं होगी तब तक ये प्रोटीन नहीं बनाएगी, और जैसे ही एक्टिव होगी, व्हेन रास इज बाउंडेड विद जीटीपी, जैसे ही रास जीटीपी से बाइंड करेगा ये क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। और ये जब एक्टिव हो जाएगी, द एक्टिवेटेड रास स्टिमुलेट डाउनस्ट्रीम रेगुलेटर ऑफ प्रोलिफरेशन सच एज माइटोजन एक्टिवेशन प्रोटीन काइनेस कैस्केड। और जैसे ही दोस्तों ये एक्टिवेट हो जाएगी, ये मैप काइनेस कैस्केड को एक्टिवेट करेगी, और इसका काम होता है प्रोटीन बनाना, वो अपने प्रोलिफरेशंस, प्रोटीन्स या फिर सेल को डिवाइड करना क्या कर देगी, शुरू कर देगी। तो कहने का मतलब है इसके जीटीपी बाइंड होते ही सेल हमारी जो है अपना नॉर्मल फंक्शन या डिवीजन वगैरह करना शुरू कर देगी, जस्ट एग्जांपल। लेकिन अगर दोस्तों अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो गई, मतलब कि सेल से आपका आदेश आया कि भाई प्रोसेस कंप्लीट हो गई, अब आपको मैप काइनेस कैस्केड नहीं बना रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों कि अब मतलब कि अब हमें रास की ज़रूरत नहीं पड़े। सेल को अगर रास की ज़रूरत नहीं है तो वो क्या करेगा, जीटीपी को यहाँ से हटाना होगा। जीटीपी को क्या करना होगा, हटाना होगा, तभी रास क्या हो पाएगा, इनएक्टिव हो पाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ बताया, जीटीपी की जगह क्या लाना होगा, जीडीपी लाना होगा। जैसे इसको एक्टिवेट करने के लिए जीडीपी की जगह जीटीपी लाना, जीटीपी लाया, उसी तरीके से अब यहाँ पे इसको इनएक्टिव करने के लिए जीटीपी की जगह पे दोबारा क्या लाना पड़ेगा, जीडीपी लाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया हमने, इसके लिए हमने ये किया कि यहाँ पे एक फैक्टर काम करता है गैप। कौन सा फैक्टर काम करता है, गैप। गैप टर्मिनेट सिग्नलिंग बाय इंड्यूसिंग जीटीपी हाइड्रोलिसिस। ये क्या करता है दोस्तों, इंड्यूस करता है, इस प्रोसेस को इंड्यूस करता है कि वो जीटीपी हाइड्रोलिसिस करे, मतलब कि जो हमारा जीटीपी है वो भी यहाँ से रिमूव हो जाए, और जो सिग्नल्स है वो भी हमारा क्या हो जाए, यहाँ से रिमूव हो जाए, और ये दोबारा किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, जीडीपी में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि जब जीटीपी हाइड्रोलिसिस होती है, विच कन्वर्ट द जीटीपी बाउंड एक्टिव रास टू द जीडीपी बाउंड इनएक्टिव फॉर्म। तो क्या करता है, जब हमारी जीटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है, देन इट्स कन्वर्टेड इनटू जीडीपी, और ये क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म होता है। ये एक नॉर्मल, मैंने किसकी बात कही, ये नॉर्मल है हमारा, ऐसा नहीं कि इसमें म्यूटेशन हुआ है अभी, ये नॉर्मल पाथवे है। मतलब जब तक हमें सेल को ज़रूरत थी रास की, तब तक रास ने अपना काम किया, लेकिन जैसे ही उसकी ज़रूरत कम हो गई, ख़त्म हो गई, तो उसको क्या करना है, इनएक्टिव करके रख देना है। फालतू में उसको चालू तो करना नहीं है भाई। अगर हमें सेल के लिए 500 सेल की ज़रूरत है, अगर हमें केवल, तो हम 500 सेल की ही ज़रूरत होगी ना। लेकिन अगर लगातार सोचिए सेल डिवाइड करती रहे तो ट्यूमर हो जाएगा। वही चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे जो जीटीपी एक्टिविटीज से जो ये हाइड्रोलिसिस हो रही है, यही प्रोसेस बंद कर देनी है। मतलब जीटीपी की अगर आप हाइड्रोलिसिस नहीं करोगे और यहाँ पे जीडीपी नहीं लाओगे, तो ये सेल लगातार क्या होती रहेगी, डिवाइड होती रहेगी। और जब ये सेल लगातार डिवाइड होती रहेगी तो इसका फंक्शन क्या कहलाएगा, एबनॉर्मल फंक्शन। मतलब कि नॉर्मल फंक्शन था ऑफ करना, लेकिन यहाँ पे जीटीपी वाली जो जगह है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये फंक्शन यहाँ पे रुक जा रही है। मतलब कि ये जीटीपी यहाँ से जीटीपी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, यहीं पे टर्मिनेट कर जा रहा है ये प्रोसेस पूरी तरीके से। और इस तरीके से जीटीपेज एक्टिविटीज हमें देखने को मिले। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमें जीटीपेज एक्टिविटीज के अंदर म्यूटेशन देखने को मिला है, जिसके द्वारा ये सेल हमारी
हमारी क्या हो जाएगी, कैंसर हो जाएगी। लेकिन अभी ये पाथवे नॉर्मल है। अब पाथवे में क्या होगा, अगर मैं इसी प्रोसेस को यहीं पे ब्लॉक कर दूंगा तब ये कैंसरस हो जाएगी। और जब दोस्तों ये कैंसरस होगी तो क्या होगा, सेवरल डिफरेंट पॉइंट म्यूटेशन ऑफ रास हैव बीन आइडेंटिफाइड इन कैंसर। द पॉइंट म्यूटेशन रिड्यूस द जीटीपेज एक्टिविटी। जो पॉइंट म्यूटेशन यहाँ पे होता है सीक्वेंस के अंदर, वो जीटीपेज एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है द रास प्रोटीन। दस सेल इज फोर्स्ड इनटू कॉन्टिन्यूअसली प्रोलिफरेटिंग स्टेट। और सेल जो है वो लगातार फोर्स करती रहती है सेल प्रोलिफरेट करने के लिए, सेल को डिवीजन करने के लिए, जिससे कि कैंसर कॉज हो सकता है। तो मतलब वहाँ पे जीटीपेज एक्टिविटीज़ जो थी दोस्तों वो जो है अपने सही टाइम पे होनी चाहिए थी, हाइड्रोलिसिस होनी चाहिए थी, लेकिन वो वहाँ पे नहीं हुई और जीटीपेज एक्टिविटी ही म्यूटेंट हो गई। म्यूटेशन से जीटीपेज एक्टिविटी एबनॉर्मल हो गई, जिससे कि हमें वहाँ पे प्रोलिफरेटिंग स्टेट लगातार देखने को मिलती है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ इसमें दोस्तों और काफ़ी चीज़ों की, तो इन कॉलन लंग एंड पैनक्रियाटिक ट्यूमर पॉइंट म्यूटेशन इज फाउंड इन केरास। अगर केरास के एग्जाम्पल की बात करूँ दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कॉलन, लंग्स और पैनक्रियाटिक ट्यूमर की बात करूं तो ये केरास के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं बात करूं ब्लैडर एंड किडनी ट्यूमर पॉइंट म्यूटेशन इज फाउंड इन एचरास। दोस्तों अगर मैं बात करूं ब्लैडर, किडनी और किडनी ट्यूमर की, तो वो हमें एचरास में देखने को मिलता है। मिलेनोमास इस ट्यूमर पॉइंट म्यूटेशन फाउंड इन एनरास और ब्रैफ, ये इसमें हमें देखने को मिलता है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो पाथवे है वो इसी तरीके से होता है। ये एक कॉमन पाथवे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। द हिपैटोब्लास्टोमा हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा ट्यूमर पॉइंट म्यूटेशन कॉजेज ओवर एक्सप्रेशन ऑफ बीटा कैटेनिन। अब दोस्तों एक बीटा कैटेनिन जो है ये आपको समझना पड़ेगा डेवलपमेंटल के अंदर, तो वहाँ पे आपको देखा। और दोस्तों यहाँ पे मैंने वीडियो डब्ल्यू एंड सिग्नलिंग का भी डालना है, तो तब मैं इसको वहाँ पे मेंशन करूँगा। खैर ये था दोस्तों, हमें रास किस तरीके से हमने बताया आपको कि यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें म्यूटेंट होकर के चेंज होंगी। पसंद आया होगा तो भी इसी समय लाइक कर दीजिएगा। खैर चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग दूसरे जीन की अपने बात करूँ, जो कि एक इंपॉर्टेंट जीन है, जो कि दोस्तों मिक। ये एक अलग टाइप की प्रोटोऑन्कोजीन है जिसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं और दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मिक जीन के फंक्शन के बारे में, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जब आप किसी की इंपॉर्टेंस जानते हो तब आपको पता चलता है कि अगर वो गया तो फिर मतलब पूरी की पूरी जो एक आइडियाज़ होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मिक जो जीन होता है दोस्तों, इसके बहुत सारे वेरियस फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पे हमें ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस देखने को मिल रही है, माइक्रो आरएनएज देखने को मिल रहा है, सेल एडेशन देखने को मिल रहा है, डीएनए रिपेयर देखने को मिल रहा है, ट्रांसलेशन देखने को मिल रहा है, मेटाबॉलिज्म को भी है। मतलब हर एक काम जो है दोस्तों वो हमें मिक में देखने को मिल रहा है। क्यों, कैसे मिल रहा है? क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे अदर जीन्स भी होते हैं, जैसे E2F है, अमारनेटी बायोजेनेसिस करते हैं, लेट 7 फैमिली को बिलोंग करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है, आपका अल्फा 3B1 इंटीग्रिन होता है इनके पास, जो कि सेल एडेशन में मदद करता है। MLH1BIN1 डीएनए को रिपेयर करने वाली जीन होती है, ठीक है। ELF2A ट्रांसलेशन की तरह काम करता है। ग्लूट1 रिसेप्टर्स होते हैं तो मेटाबॉलिज्म या फिर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। साइक्लिन CDKs भी इनके को ये रेगुलेट करते हैं। तो ये तरह के इनके काम होते हैं दोस्तों जो कि करते हैं। मतलब अगर मिक हमारा डैमेज हुआ तो ये सारे फंक्शंस डैमेज हो सकते हैं। इसी चीज़ को मुझे आपको समझना है। अगर मिक डैमेज हुआ तो सारे फंक्शंस डैमेज हो सकते हैं दोस्तों। अब आइए चलिए देखते हैं कि मिक डैमेज कैसे होता है दोस्तों। अब यहाँ पे मैंने आपके सामने बगल में कुछ क्रोमोसोम के डायग्राम बनाए हुए हैं दोस्तों, जो कि आप देख रहे हो दोस्तों। मिक के अंदर जो हमें म्यूटेशन देखने को मिलता है दोस्तों, वो देखने को मिलता है ट्रांसलोकेशन। क्या देखने को मिलता है? ट्रांसलोकेशन। मतलब एक जीन का दूसरी जगह, गलत जगह पे जाकर के दोस्तों बाइंड करना, फ्यूज करना, उससे जो है एक अलग तरीके का हमें लिम्फोमा या फिर कैंसर देखने को मिलता है या फिर डिजीज देखने को मिलती है। तो यहाँ पे है मिक is regulator gene that code for transcription factor, play important role in cell cycle, apoptosis and cellular transformation। इन सभी कामों में मिक काम करता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो देखिए यहाँ पे दिस इज C14, ठीक है। अब ये C14 में एक जीन है दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं EIZH, ठीक है ना। अब ये जीन दोस्तों क्या करेगा कि अगर हमारे C3 के साथ में क्या करेगा, फ्यूज़ करेगा, कंबाइन करेगा। सबसे पहले ये क्या कर रहा है, C3 के साथ में कंबाइन कर रहा है। कंबाइन करने के बाद क्या हुआ दोस्तों, C3 के पास में एक जीन है जो है BCL6। क्या है? BCL6 जीन है।
ठीक है ना। अब ये जो BCL6 हमारी जो जीन होती है दोस्तों, वो क्या कर रही है, ये BCL6 जीन हमारे जीन IGH के साथ में बाइंड कर रही है, मतलब C3 का इसका BCL6 जीन और इसका कौन सा जीन IGH जीन जब आपस में फ्यूज़ कर रहा है तो दोस्तों ये क्या हो जा रहा है, जो BCL6 जीन है ये भी अपना डिसरेगुलेट हो जा रहा है। तो ये एक लिम्फोमा कॉज कर रहा है जिसको हम बोलते हैं B सेल लिम्फोमा। ठीक है, फाइनल। उसके दोस्तों यहाँ पे एक जीन है हमारा C8 है, जो कि यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है आपके सामने। ठीक है ना, कि क्या होता है कि बर्किट लिम्फोमा वाला केस यहाँ पे देखिए, इन बर्किट में B सेल ट्यूमर मिक जीन इज ट्रांसलोकेट टू बर्किट लिम्फोमा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारा मिक जीन था किसके पास, C8 के पास में, C मिक जो जीन था ये हमारा फ्यूज कर गया IGH के साथ में। इसका फंक्शन क्या हो गया, डिसरेगुलेशन हो गया। क्या हो गया, इसमें डिसरेगुलेशन हो गया। जब इसमें डिसरेगुलेशन हुआ तो कौन सी चीज़ कॉज हो गई, बर्किट लिम्फोमा। मतलब कि ये हमारी मिक जीन ही है जो कि हमें बर्किट लिम्फोमा जो डिजीज़ है वो कॉज कर रही है। कब कॉज कर रही है, जब वो IGH के साथ में ट्रांसलोकेट हो गई है, फ्यूज़ कर गई है। और ये जो मिक जीन है वो क्या हो गई, ट्रांसलोकेट हो गई, मतलब यहाँ से मूव करके किसी दूसरे C14 जो हमारा मतलब क्रोमोसोम नंबर 14 पे चली गई, ट्रांसलोकेट हो गई, तो उससे हमें बर्किट लिम्फोमा देखने को मिला। तो ट्रांसलोकेशन से जो मैं मिक का जो नॉर्मल एक्सप्रेशन था वो क्या हो गया, डिसरेगुलेट हो गया। तो डिसरेगुलेशन ऑफ मिक एक्सप्रेशन रिजल्टिंग ट्रांसलोकेशन ऑफ जीन अकर बर्किट लिम्फोमा। उसका दोस्तों यहाँ पे है फ्यूजन ऑफ BCL2 जीन। अब देखिए इसके पास कौन सा जीन है, BCL2 है। कौन सा जीन है, BCL2 जीन है C18 के पास में। और जब C18 C14 से आप जाएगा तो इसका जो BCL2 जीन है वो IGH के पास चला जाएगा। जो हमारा BCL2 है जीन विद द IGH लोकस, फ्यूजन ऑफ BCL2 रिजल्टिंग इन एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन BCL2 ओवर एक्सप्रेशन। मतलब कि जो एंटी एपोप्टोटिक BCL2 जीन है उसका ओवर एक्सप्रेशन शुरू होगा, मतलब ये भी क्या हो जाएगी, डिस फंक्शन हो जाएगी और ये काम करेगी एक अलग तरीके के लिम्फोमा के लिए, फॉलिकुलर लिम्फोमा। तो ये था दोस्तों क्रोमोसोम नंबर 4 जो कि मैंने आपको डायग्राम बताया। यहाँ पे लिखा मिक जीन इज रेगुलेटर जीन दैट कोड फॉर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेल साइकिल। इनका मेन काम क्या होता है, सेल साइकिल और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जैसा मैंने पहले बताया हुआ है। इन बर्किट लिम्फोमा B सेल ट्यूमर मिक जीन इज ट्रांसलोकेट टू बर्किट लिम्फोमा और रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। हमें यहाँ पे किस तरीके से ट्रांसलोकेशन देखने को मिलता है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन देखने को मिलता है। किनके बीच में, क्रोमोसोम नंबर 14 और 18 के बीच में। जब हमें फॉलिकुलर लिम्फोमा होता है तो हमें ये देखने को मिलता है, कौन सा, 14 और 18 के बीच में। जब भी 14-18 के बीच में होगा तो 14 के पास क्या है, BCL2 है। ये किसके पास जाएगा, BCL2 ट्रांसलोकेट हो गए 18 के पास। 18 के पास क्या है, IGH है, दोनों फ्यूज कर जाएंगे। तो कौन सी चीज कॉज होगी, फॉलिकुलर B सेल लिम्फोमा। जब फ्यूजन ऑफ BCL2 जीन विथ IGH लोकस, जब BCL2 जीन किसके साथ में आएगी, IGH जीन के साथ में फ्यूज करेगी तो क्या होगा, एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन BCL2 और एक्सप्रेशन। तो क्या होगा, ओवर एक्सप्रेशन से ही हमें फॉलिकुलर लिम्फोमा देखने को मिलती है। डिसरेगुलेशन ऑफ मिक एक्सप्रेशन, यहाँ पे आपका मिक है, इसका अगर एक्सप्रेशन जो है एक्सप्रेशन रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांसलोकेशन ऑफ, इसका फंक्शन कैसे, इस मिक का कैसे होता है ट्रांस फंक्शन, जो एक्सप्रेशन होता है वो कैसे डिसफंक्शन होता है, जब हमारा ये C मिक जीन जो है वो IGH के पास में ट्रांसलोकेट हो जाता है तो हमें बर्किट लिम्फोमा देखने को मिलता है। और इस मिक जीन का जो हमें नॉर्मल फंक्शन होता है वो क्या हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है। यहाँ पे है मिक जीन इज एम्पलीफाइड सम केसेस ऑफ ब्रेस्ट। जो मिक जीन है दोस्तों वो हमें ब्रेस्ट के अंदर भी देखने को मिलता है, जो कि मैंने बताया कि नॉर्मल कैंसर जो है दोस्तों वो ब्रेस्ट में हो सकता है, कॉलन में हो सकता है, लंग्स में भी कॉज कर सकते हैं मिक जो होते हैं, तो वहाँ की सेल को भी डिसफंक्शन कर सकते हैं। एन मिक और एल मिक जो है दोस्तों वो जीन एम्पलीफाइड न्यूरोब्लास्टोमा के अंदर ये कॉज करते हैं, जो एन मिक हैं और एल मिक हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट था। आज से दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, पसंद तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, चैनल को जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफ़ी अच्छे बने हैं। तो प्लीज़ यार अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।